अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसीटी क्लासेस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी आपकी ज़ोरों शोर से चल रही होगी। क्योंकि अगले एक महीने के बाद इसका एग्ज़ाम होने वाला है। आपके सिलेबस के अंदर यूनाइटेड नेशंस का टॉपिक है, तो पूरे 6 पन्नों का एक ये डॉक्यूमेंट मैंने तैयार किया है। टेलीग्राम चैनल में आपको ये ऑलरेडी मिल चुका होगा। तो इसके अंदर मैंने इसको कॉम्प्रिहेंसिवली और एक्सटेंसिवली तैयार किया है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सारे मैंने इसमें डाल रखे हैं। आपको इस मटेरियल के अलावा कुछ इसमें और रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी सोर्सेज से मैंने आपके ये एमसीक्यूज़ या वन लाइनर जो बनते थे वो मैंने यहाँ पर सारे एक जगह पर इकट्ठा किए। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जब आपके दिमाग में, आपके जहन में ये यूनाइटेड नेशंस की टर्म जाती होगी तो कुछ ऐसा ही आपके दिमाग में इमेजिन होता होगा कि बहुत सारे जो नेशंस हैं उनकी एक यकजहती या यूनिटी होती होगी इसके अंदर। तो यूनाइटेड नेशंस, इसके थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं कि किस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी और क्या ज़रूरत पड़ी हमें यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की। दरअसल जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो उसके अंदर बहुत सारी तबाही हुई। तो ग्लोबली लोगों ने चाहा कि कोई एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए, इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसी चीज़ों से दुनिया को बचाए रखे। तो 1920 के अंदर लीग ऑफ नेशंस बना, एक वो भी इंटरनेशनल एक बॉडी थी। तो उसका भी मान लीजिए जैसा हम अभी आगे यूएन पढ़ेंगे ऐसा ही कुछ काम था उसका। तो उसके बाद लीग ऑफ नेशंस 1920 में बनने के बाद फिर से सेकेंड वर्ल्ड वार होता है। और सेकेंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म होता है तो लोगों ने अभी ठान लिया कि नहीं, कोई एक ऐसी बॉडी हो जो वाकई में काम करे और वाकई में जिसकी दुनिया की ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे, पूरी दुनियाई सतह पे जिसकी बात मानी जाए, जिसकी बात में कोई वज़न हो। तो यूनाइटेड नेशंस बनाया गया। ये यूनाइटेड नेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बॉडी तब बनी। तो इसका जो फाउंडिंग ईयर है वो 1945, 24 अक्टूबर। इसमें 193 मेंबर्स है प्रेजेंटली। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव एम जिसे हम कहें वो क्या है? मेंटेन इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स और प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड। अब ये एग्जिस्टेंस में कैसे आई? 26 जून 1945 को क्या होता है, 50 कंट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे होती है? सैन फ्रांसिस्को के अंदर। और पोलैंड जो है उसी के ठीक कुछ दिनों या एक महीने, एक डेढ़ महीने के अंदर इसको ज्वाइन कर लेता है और 51 फाउंडिंग मेंबर बन जाते हैं किसके? यूनाइटेड नेशंस के। और इंडिया भी पीछे नहीं रहता है। इंडिया भी इसको 30 अक्टूबर 1945 को ज्वाइन कर लेता है, यानी इंडिया भी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर में आता है। अगला है आपका, इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी यूएसए के अंदर। मैं तेज़ जाऊंगा, जहाँ पर कोई चीज़ समझाने की होगी वहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज़ आपको ऐसी रहेगी जो आपकी समझ में नहीं आएगी। और जो इसका ओरिजिनल कॉपी है यूएन चार्टर की। चार्टर आपको पता होगा एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो, बॉडी हो, एसोसिएशन हो, वो किस तरीके से काम करेगी वो एक चार्टर बनाते हैं। एक मान लीजिए सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं कि किस तरीके से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगे। तो ऐसा ही कुछ चार्टर यूएन ने भी बनाया और उस चार्टर में अपनी अलग अलग चीज़ें उसमें डाल रखी। चार्टर कहाँ पर प्रिजर्व है? अमेरिका के अंदर। और जो ओरिजिनल कॉपी है चार्टर की, फर्स्ट मीटिंग होती है 10 जनवरी 1946 को लंदन के अंदर। और इसका जो फ्लैग है यूएन अडॉप्ट करता है, यूएन का फ्लैग 20 अक्टूबर 1947 को। और हाल ही में आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट हुआ 24 अक्टूबर को। हर साल 24 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। यंगेस्ट जो नेशन है जिसने ज्वाइन किया यूएन को वो है आपका साउथ सूडान 2011 के अंदर, और ये बना 193rd मेंबर। ऑफिशियल लैंग्वेज 6 है, अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। वर्किंग लैंग्वेज 2 है, इंग्लिश और फ्रेंच। आपके इस पीडीएफ के अंदर मैंने जो पॉइंट्स हैं उनको बोल्ड कर रखा है ताकि आप जब इसका प्रिंट लें तो सीधे आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। चार्टर जो है यूएन का, उसके अंदर प्रियम्बल है और 111 आर्टिकल्स हैं। और जो 111 आर्टिकल्स है 19 चैप्टर्स के अंदर इनकी ग्रुपिंग हुई है। यूएन का जो सिंबल है, जो मैप देखते हैं आप यूएन का, वो सिंबल
उसके अंदर क्या है, एक तो वर्ल्ड मैप है और ओलिव लीव्स। ये ओलिव लीव्स वर्ल्ड पीस को इंडिकेट करते हैं और इस सिंबल को डिजाइन किया था ओलिवर लिंकॉलन ने। और यूएन की जो टर्म दी थी वो थे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। अगला जो है यूनाइटेड नेशंस और इसके जो जनरल सेक्रेटरी कोफी अनान थे, इसके टाइम में यूनाइटेड नेशंस को नोबेल पीस प्राइज मिला था 2001 के अंदर। फर्स्ट वुमेन जो थी जनरल असेंबली की जो प्रेसिडेंट रह चुकी थी वो थी विजया लक्ष्मी पंडित, और ये सीरियली 8th प्रेसिडेंट आती है। अगला जो है आपका फर्स्ट एशियन यूएन सेक्रेटरी जनरल जो थे वो थे यू थांत, ये म्यांमार से थे। और सिटी काउंसिल ऑफ वर्ल्ड कहा है यूएन की जो जनरल असेंबली, उसको किसने, थॉमस श्यूमैन ने। और जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं, आगे आपको पता चलेगा ये जनरल सेक्रेटरी कौन होते हैं, जनरल असेंबली क्या है, ये प्रेजेंट करते हैं जो यूनाइटेड नेशंस का बजट है उसको। और यूनाइटेड नेशंस ने एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया था जिसको यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसको अडॉप्ट किया था जनरल असेंबली ने 10 दिसंबर 1948 में। चेयरमैन ऑफ सेक्रेटरीट यही होते हैं जो जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जनरल कहें, यही होता है चेयरमैन ऑफ सेक्रेटरीट भी। यूएनओ की जो लाइब्रेरी है उसका नाम है डैग हैमरजॉल्ड लाइब्रेरी। 2023 का जो साल था यूनाइटेड नेशंस ने इसको डिक्लेयर किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, और 2024 का जो साल था इसको डिक्लेयर किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमल लीड। सॉरी यहाँ पर स्पेल मिस्टेक हुई, एल के बाद है ID और S, ईयर ऑफ कैमेलिड्स। अगला जो है पॉइंट, यूएन ने क्या कहा है कि ट्यूबरक्लोसिस को हम ग्लोबली 2030 तक खत्म करेंगे। 1995 का जो साल था यूएन ने इसको क्या कहा, गोल्डन जुबली ईयर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट है, द यूनाइटेड नेशंस वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक द मैन काइंड टू हेवन बट टू सेव ह्यूमैनिटी फ्रॉम हेल। इस स्टेटमेंट को कहने वाले थे डैग हैमरजॉल्ड। एग्जामिनर में भी आपको स्टेटमेंट दे सकता है और पूछेगा कि बताइए दिए गए ऑप्शंस में से किसने इस स्टेटमेंट को बताया। यूनाइटेड नेशंस की जो यूनिवर्सिटी है उसका हेड क्वार्टर है टोक्यो के अंदर, और जो बॉडी है यूएन की या जो ऑर्गेनाइजेशन जो कोऑर्डिनेट करती है एनवायरमेंट एक्टिविटीज वो है यूनेप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। 1993 के अंदर क्या होता है, जो जनरल असेंबली होती है यूनाइटेड नेशंस की, ये अडॉप्ट करती है एक डिक्लेरेशन, जो डिक्लेरेशन क्या है, डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। और याद रखिएगा 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं यूएन की 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, एक है स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन और हॉली सी। अब बात करेंगे हम इसके जो मेन ऑर्गन्स हैं। मेन ऑर्गन्स याद रखिएगा 6 मेन ऑर्गन्स हैं इसके। पहला है जनरल असेंबली, फिर है सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल और सेक्रेटरीट, और लास्टली आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। याद रखिएगा जब यूएन बना उसी के साथ ही ये जो इसके मेन ऑर्गन्स हैं ये भी इनकी भी फाउंडेशन होती है, यानी 1945 के अंदर ही। और याद रखिएगा ये जो आपके 5 मेन ऑर्गन्स हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को छोड़ के, इनका हेड क्वार्टर या इनकी लोकेशन कहाँ पे है, न्यूयॉर्क के अंदर। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है हेड क्वार्टर या लोकेशन, न्यूयॉर्क के अंदर है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसकी लोकेशन है हेग, नेदरलैंड्स। अब पहला जो इसका मेन ऑर्गन है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली कहाँ पे मेंशन है, यूएन का जो चार्टर 4 है उसके अंदर मेंशन है। जनरल असेंबली क्या है, पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूएन। ये एक अकेली ऐसी बॉडी है यूएन की जिसमें पूरे जो मेंबर्स हैं 193, इनकी रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर है। याद रखिएगा हर साल यूएन की जो मेंबरशिप है वो मीटिंग करती है, कहाँ, जनरल असेंबली हॉल न्यूयॉर्क के अंदर, मंथ ऑफ सितंबर के अंदर। यानी हर साल मीटिंग होती है जनरल असेंबली की सितंबर के मंथ के अंदर। और इनका काम क्या है, ये डिसीजन लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, जैसे पीस, सिक्योरिटी, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स, बजटरी मैटर्स। और ऐसे जो मैटर्स है इस पे 2/3 जो मेजॉरिटी होती है जनरल असेंबली की उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जो बाकी दीगर डिसीजंस होते हैं उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। अब जो प्रेसिडेंट होते हैं जनरल असेंबली के वो हर साल इलेक्ट किए जाते हैं, यानी सालाना प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है।
और करंट जो प्रेसिडेंट है 2024 के अंदर यानी इसी साल के वो है फिलिमॉन यंग, और साथ ही साथ इसके 21 वाइस प्रेसिडेंट्स भी होते हैं। जनरल असेंबली को पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और फर्स्ट सेशन जो जनरल असेंबली का हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? मेथोडिस्ट सेंट्रल हॉल, ये लंदन के अंदर है। इसके अंदर कितने नेशंस थे? 51, और इसका डेट जो है 10 जनवरी 1946। और यूएन जो जनरल असेंबली है इसकी 6 मेन कमेटीज होती हैं। 79th सेशन जो हुआ था इसी साल, इन्होंने क्या कहा, इसको मार्क किया क्रूशल माइलस्टोन इन द ग्लोबल एफर्ट्स टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस टुवर्ड्स द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको पता होगा, नहीं होगा तो गूगल पे आप एक बार जाके चेक कीजिए। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, ये जो सेशन है इसने इंक्लूडेड हाई लेवल मीटिंग्स ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अब देखिए जनरल असेंबली जो है कुछ अपॉइंटमेंट्स करती है। क्या करती है वो? जनरल सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन रिकमेंडेशन इस पे यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका रिकमेंडेशन ज़रूरी होता है। और आर्टिकल 97 जो चार्टर का है, यूएन चार्टर का, उसके अंदर इसके बारे में दिया गया है। और जो मेंबर्स होते हैं यूनिसॉक, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके मेंबर्स भी अपॉइंट करती है जनरल असेंबली। साथ ही साथ जजेस जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैं उसके जो जजेस हैं उनको भी अपॉइंट करती है कौन? जनरल असेंबली। लेकिन रिकमेंड कौन करता है? सिक्योरिटी काउंसिल। और जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं इनकी टर्म जो होती है, एक टर्म होती है 5 साल की। तो कोई भी सेक्रेटरी जनरल जो है वो 2 बार भी इलेक्ट किया जा सकता है, यानी वो एलिजिबल होता है सेकंड टर्म के लिए भी। करंट जो सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गटरेस, पोर्टुगल के हैं ये। 2017 से अभी तक ये सेक्रेटरी जनरल के तौर पर काम कर रहे हैं। फर्स्ट जो सेक्रेटरी जनरल है वो है ट्रिग्वे ली। और इससे पहले वाले जो फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं वो है बान की मून। इन्होंने 2 टर्म सर्व की 2007 से 2016 तक। तो अगला मेन जो ऑर्गन है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल को मेंशन किया गया यूएन के चार्टर जो के अंदर चैप्टर 5 है उसके अंदर। तो इसको पुलिसमैन ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसका एम क्या है? इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। और ये साथ ही साथ इन्वेस्टिगेट करता है डिस्प्यूट्स और उस पर रेकमेंड करता है सोल्यूशंस भी, और सैंक्शंस को भी इम्पोज करता है। साथ ही साथ अप्रूव करता है कुछ चेंज अगर यूएन चार्टर के अंदर करने होंगे। अब इसकी कंपोजिशन में 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, P5 परमानेंट, 5 मेंबर्स चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए। साथ ही साथ 10 नॉन परमानेंट मेंबर भी होते हैं जो 2 साल की टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं, और इनको इलेक्ट करती है जनरल असेंबली। अब वीटो पावर को समझते हैं। देखिए यहीं पर मैंने वीटो पावर को यहाँ क्यों रखा है, क्योंकि इसी फ्लो में हम वीटो पावर को अच्छे से समझेंगे। सिंपली अगर वीटो पावर की बात करें, किसी आम शख्स को, किसी लेमैन को बताएं कि वीटो पावर क्या है। आपने अगर कोई डिसीजन लेना है, तो मान लीजिए आप 3 लोग हैं, 3 लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन है या ग्रुप या कोई भी बॉडी है आपकी। तो आप क्या करते हैं, अपनी लाइफ के रिलेटेड या किसी भी तरीके के आप डिसीजंस लेते हैं, या कोई आपके प्रोफेशनल जो डिसीजंस होते हैं। तो आप जो 3 लोग हैं, 3 लोगों में से किसी एक के पास, मान लीजिए आपको लगता है कोई आप लोगों में से सीनियर है और अच्छा है, ऑनेस्ट है, तो उसके पास आप वीटो पावर रखते हैं। यानी आप कोई भी फैसला कंपनी या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हक में लें तो उसके पास वीटो पावर रहता है। तो वीटो पावर में वो क्या करेगा, अगर आप दोनों ने जो बाकी 2 हैं उन्होंने मिलकर कोई डिसीजन लेना चाहा, तो तीसरा जो वीटो पावर वाला अगर चाहेगा कि नहीं हम ये डिसीजन नहीं लेंगे, तो वो वहाँ पर उस डिसीजन को नहीं लेगा। और वो कौन सा पावर अपना इस्तेमाल करेगा? वीटो पावर। यानी वीटो पावर हमेशा किसी डिसीजन के अगेंस्ट में इस्तेमाल होता है। तो यही मैंने लिख रखा है यहाँ पर। और याद रखिएगा जो वीटो पावर यूएन के अंदर होता है इसका नेचर सब्सटेंटिव नेचर होता है। आगे जाके हम देखेंगे ये वीटो पावर जो है ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, सब्सटेंटिव नेचर और आपका दूसरा है प्रोसीजरल नेचर। यानी डिसीजंस जो यूएन के अंदर लिए जाते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल। और सब्सटेंटिव जो डिसीजंस होते हैं उसके अंदर वीटो पावर इस्तेमाल में आ सकता है। और वीटो पावर कौन इस्तेमाल करेंगे? आपकी P5 कंट्रीज, सिर्फ और सिर्फ P5 कंट्रीज। और ये जो वीटो पावर यहाँ पर P5 कंट्रीज के पास है, ये इसलिए है ताकि ये जो डोमिनेटिंग पावर्स हैं ग्लोबली, इनकी डोमिनेशन बरकरार रहे। और
मान लीजिए यूएन ने कोई भी डिसीजन लेना है, तो अगर उस डिसीजन के अंदर आपकी 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर में से अगर कुल मिला के यानी 15 मेंबर, इन 15 मेंबर में से अगर 14 मेंबर ने फेवर में वोट दिया और एक मेंबर वीटो पावर वाला P5 में से किसी एक मेंबर ने भी वीटो पावर अपना यूज़ किया यानी अगेंस्ट उसने अपना वोट दिया, तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। इतनी इंपॉर्टेंस है इस वीटो पावर की जी। और जो ये मीनिंग है वीटो पावर का यूएन चार्टर के अंदर, तो इसका मीनिंग है प्रोहिबिटिव वोट। और मेंशन कहाँ पे, ये 27th आर्टिकल क्लास 3 जो यूएन चार्टर के अंदर है उसमें ये वीटो पावर मेंशन है। और इसको सबसे पहले यूज़ किया है यूएसए ने, और बहुत बार यानी मैक्सिमम टाइम इसको रशिया ने यूज़ किया है। अगला है आपका, तो जैसा कि मैंने कहा वीटो पावर अप्लाई होता है सब्सटेंटिव डिसीजंस पे। और सब्सटेंटिव डिसीजंस में क्या क्या आता है, जैसे आपका पीस कीपिंग ऑपरेशन, सैंक्शंस लगाने हो किसी कंट्री पे, और अथराइजेशन ऑफ मिलिट्री फोर्स, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर, ऐसे मैटर्स को कहा जाता है सब्सटेंटिव डिसीजंस, और इन पे वीटो पावर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। और प्रोसीजरल जो डिसीजंस होते हैं उन पे वीटो पावर नहीं लगता है। इसमें क्या आता है, जैसे एजेंडा सेटिंग, मीटिंग शेड्यूलिंग वगैरह। और ये बात मैंने आपको कही। अगला चीज़ जो है, और याद रखिएगा जो बाकी जो डिसीजंस होते हैं उनके लिए 9 वोट्स यानी 15 मेंबर में से 9 वोट्स एटलीस्ट आने चाहिए। उन 9 में P5 भी इंक्लूडेड होते हैं। और ये पॉइंट हमने डिस्कस किया कि जो जनरल असेंबली के अंदर सेक्रेटरी जनरल या जनरल सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है उसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन ज़रूरी होती है। और याद रखिएगा सिक्योरिटी काउंसिल जो डिसीजंस लेती है वो बाइंडिंग होती है, यानी सामने वाली स्टेट पे कोई डिसीजन लिया जाए तो उसने वो मानना ही मानना है। अब अगला है G4। कुछ नेशंस हैं, 4 नेशंस, ये ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी, जापान। तो ये डिमांड कर रहे हैं किसकी, परमानेंट मेंबरशिप की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, लेकिन इनको अपोज कर रहा है कॉफ़ी क्लब, जिनको लीड कर रहा है इटली। अगला है जो प्रेसिडेंसी होती है सिक्योरिटी काउंसिल की, वो रोटेट होती है अल्फ़ाबेटिकली और मंथली ये रोटेट होती है, यानी आज इस मंथ में, अक्टूबर मंथ में कोई एक कंट्री, कोई एक नेशन के पास प्रेसिडेंसी होगी, और अगले नवंबर के मंथ में ये प्रेसिडेंसी दूसरे नेशन के पास चली जाएगी, और ऐसे ही अल्फ़ाबेटिकली ये रोटेट होगी। और इंडिया ने 2022 और 21 के अंदर अपनी प्रेसिडेंसी निभाई है, 2021 में अगस्त के महीने में और 2022 में दिसंबर के महीने के अंदर। नेक्स्ट है आपका, इंडिया जो है ऑलरेडी नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है, 8 टर्म्स कंप्लीट की, यानी 16 साल तक। हमने पढ़ा एक जो टर्म होती है वो 2 साल की होती है। अब अगला कंपोनेंट है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक शॉर्ट में पढ़िए आप इसको। इसका मेंशन कहाँ पे, यूएन चार्टर के चैप्टर 10 के अंदर इसको मेंशन किया गया है। इसका काम क्या है, प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ इट स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, साथ ही साथ प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कोऑर्डिनेट करता है ह्यूमैनिटेरियन एक्शन, और गाइड करता है ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ फॉर डेवलपमेंट। अब इस इकोसॉक के अंदर 54 मेंबर्स होते हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली के, और जिनकी 3 ईयर की टर्म होती है। नेक्स्ट है आपका इकोसॉक की ग्लोबली एनुअली एक थीम, ये एनुअली एक थीम रहती है, ग्लोबल इंपॉर्टेंस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है आपका जो इकोसॉक है, इसका जो प्रेसिडेंट है उसकी टर्म 1 साल की होती है, और करंट जो प्रेसिडेंट है वो है बॉब रे, और साथ ही साथ इसके 4 वाइस प्रेसिडेंट्स भी होते हैं। अब अगला है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल, और ये चैप्टर 13 ऑफ यूएन चार्टर के अंदर मेंशन है। ट्रस्टीशिप काउंसिल में क्या है, 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थी, यानी ये ऐसी टेरिटरीज थी जिनको अभी इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, जो किसी न किसी डोमिनेटिंग पावर की कॉलोनी थी। तो जैसे इंडिया आपका कॉलोनी था ब्रिटिशर्स का, ऐसे ही ये जो 11 टेरिटरीज थी ये भी किसी न किसी की कॉलोनीज थी। और इसने क्या किया, ट्रस्टीशिप काउंसिल फॉर्मली सस्पेंडेड इट्स वर्क फ्रॉम 1 नवंबर 1994, और ठीक 1 महीने बाद इन्होंने अपना वर्क सस्पेंड किया जब पलाऊ जो नेशन है उसको इंडिपेंडेंस मिली। और जैसे कि इसमें 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थी, और जो करंट प्रेसिडेंट इसके हैं वो हैं जेम्स कैरिकुई।
नेक्स्ट है आपका दी सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट का मेंशन है यूएन के चार्टर के अंदर चैप्टर 15 में। और इसमें क्या है, जो यूएन सेक्रेटरीट जो होता है उसको हेड कौन करता है, सेक्रेटरी जनरल, जिसको अपॉइंट, ये वही वाले याद रखना, सेक्रेटरी जनरल है जिसको अपॉइंट करता है कौन, आपका जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे। और इसको असिस्ट करता है डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, और साथ ही साथ इंटरनेशनल कुछ स्टाफ होता है सिविल सर्वेंट्स का। और ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट है आपका, ये क्या करता है, प्रोवाइड स्टडीज इंफॉर्मेशन फैसिलिटीज नीडेड बाय यूएन बॉडीज फॉर देयर मीटिंग्स एंड आल्सो कैरीज टास्क्स डायरेक्टेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, इकोसॉक एंड अदर। नेक्स्ट है आपका, ये जो सेक्रेटरी जनरल होता है, जिसको आप जनरल सेक्रेटरी भी पढ़ते हैं, ये क्या होता है, डिफेक्टो स्पोक्स पर्सन होता है किसका, यूएन का, और इसको चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी कहते हैं। अब लास्ट आपका है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, चैप्टर 14 ऑफ यूएन चार्टर के अंदर मेंशन है ये, और इसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। इसका काम क्या है, सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, साथ ही साथ प्रोवाइड क्या करता है, एडवाइजरी ओपिनियंस ऑन इंटरनेशनल लॉ, और क्या करता है, इंटरप्रेट करता है इंटरनेशनल ट्रीटीज। कंपोजिशन क्या है इसकी, इसके अंदर 15 जज होते हैं जिनको कौन इलेक्ट करता है, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली, लेकिन रिकमेंड कौन करता है, सिक्योरिटी काउंसिल। और इन जज की टर्म कितनी होती है, 9 साल। और आगे जाके ये जो जज होते हैं ये किनको इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को। और यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट होते हैं इनकी टर्म 3 साल की होती है। और इंडिया के पहले जो चीफ ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो जस्टिस रहे हैं वो है नागेंद्र सिंह। और ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, दरअसल ये क्या है, जो लीग ऑफ नेशंस बना था जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया, उन्होंने उस टाइम एक परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस बनाया था, तो ये उसी का सक्सेसर है। जस्टिस जो दलवीर भंडारी थे ये री इलेक्ट हुए हैं एज ए जस्टिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगले हैं आपके प्रेसिडेंट जो हैं अभी के, वो है नवाब सलाम, लेबनान के हैं ये। और फॉर्मर जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं वो है जॉन डॉग्यू, यूएसए के। और इसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट भी आपके होते हैं, और जो हाल फिलहाल के वाइस प्रेसिडेंट है वो है जस्टिस सेबुटिन, ये युगांडा से है। अब लास्टली मैंने कुछ एजेंसीज उठाई है स्पेशलाइज्ड जो इम्पॉर्टेंट है, मे भी एग्जामिनर इन पे भी क्वेश्चन पूछे। तो टेबल इसका मैंने बनाया है, एजेंसी का नाम, फिर उनका हेड क्वार्टर कहाँ है और फाउंडिंग ईयर क्या है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम इटली के अंदर हेड क्वार्टर है, 1945 इसका फाउंडिंग ईयर है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हेड क्वार्टर है, 1946 के अंदर ये बनी है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वाशिंगटन DC USA के अंदर इसका हेड क्वार्टर है, 1945 के अंदर ये बनी है। फिर है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेड क्वार्टर है, 1948 के अंदर ये बनी है। नेक्स्ट है आपका यूनेप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेड क्वार्टर है नायरोबी केन्या के अंदर, 1946 के अंदर ये बनी है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप, न्यूयॉर्क USA के अंदर इसका हेड क्वार्टर, 1946 इसका फाउंडिंग ईयर है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ, न्यूयॉर्क USA के अंदर इसका हेड क्वार्टर, 1946 के अंदर ये बनी है। फिर आपका यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, न्यूयॉर्क USA के अंदर इसका हेड क्वार्टर है, 1965 के अंदर ये बनी है। लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, और 1964 के अंदर ये इसका फाउंडिंग ईयर है। तो कुछ इस तरीके से हमने ये कवर किया पूरा डॉक्यूमेंट। तो आप क्या कीजिए, इसका प्रिंट ले लीजिए और इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। इंशाल्लाह इसी में से आपके सारे क्वेश्चंस, मेरे ख्याल में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 सवाल बन सकते हैं, लेकिन अगर SSB कभी इस पर ज़्यादा भी पूछ सकता है, 4-5 सवाल भी। अब देखते हैं क्या आपके एग्ज़ाम में होता है। तो फिर भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़िए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।